नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और हड़प्पा सभ्यता में हमने पिछले वीडियो में नगर निर्माण योजना के बारे में पढ़ा था। नगर निर्माण योजना। आज हम लोग मुख्य रूप से सिंधु समाज के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु समाज के बारे में अध्ययन करना है। इससे पहले सिंधु समाज हम पढ़ना स्टार्ट करें, 5 मिनट में हम लोग नगर निर्माण योजना का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। अर्थात 5 मिनट में पिछले वीडियो का हम लोग समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने आप लोगों को बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में नगर निर्माण जो योजना थी मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ था। एक था पूर्वी टीला या पूर्वी दुर्ग और दूसरा था पश्चिमी टीला या पश्चिमी दुर्ग। और हमने आप लोगों को बताया था कि पूर्वी टीले में सामान्य लोग निवास करते थे, जबकि पश्चिमी दुर्ग में शासक वर्ग रहते थे। इसके बाद हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों की क्या विशेषताएं थीं और उसके बाद हमने आवास निर्माण के बारे में बताया था। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के समाज के बारे में अध्ययन स्टार्ट करते हैं। चूँकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, अर्थात अपठनीय है, तो हम लोग निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था। फिर भी इतिहासकार उत्खनन के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के समाज का विभाजन मुख्यतः 4 भागों में करते हैं। अगर समाज का विभाजन करें तो इतिहासकारों ने मुख्यतः 4 भागों में हड़प्पा सभ्यता के समाज का विभाजन किया है, जिसमें कि पहला है विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा है कामगार। चूँकि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मोटे तौर पे देखें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तारित था और हड़प्पा सभ्यता की लिपि जैसा कि हमने बताया कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। फिर भी अगर हम देखें तो क्योंकि लिपि पढ़ी तो नहीं गई है, फिर भी लिपि तो हम लोगों को उत्खनन से प्राप्त हुई है, तो कहीं ना कहीं समाज में हड़प्पा सभ्यता के समाज में या हड़प्पा सभ्यता में कोई एक ऐसा वर्ग जरूर रहा होगा जो लिखने पढ़ने से जानता होगा, था उसे लिखना पढ़ना आता रहा होगा। और हड़प्पा सभ्यता की जैसा कि हमने बताया कि विस्तार अन्य सभ्यताओं में उसका विस्तार बहुत ज़्यादा था और कोई भी सभ्यता को अगर सर्वाइव करना है तो वहाँ पे नियम कानूनों अर्थात रूल्स एंड रेगुलेशन का होना ज़रूरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई न कोई एक योद्धा वर्ग अवश्य रहा होगा। और हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापारी वर्ग अवश्य रहा होगा। और व्यापार बता दें आप लोगों को कि व्यापार तभी संभव होगा जब इकोनॉमी में अर्थात अर्थव्यवस्था में
सरप्लस की संभावना होगी, अर्थात अधिशेष जब होगा तभी व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता में एक कामगार वर्ग रहा होगा। कामगार वर्ग में देखें तो मुख्य रूप से इसमें किसान व शिल्पकार व मजदूर आते थे। सिंधु समाज में आगे हम लोग देखें तो सिंधु समाज में आस्तीकरण या एक प्रकार से विषमता भी पाई जाती थी। या शरीर की बनावट के आधार पर हम देखें तो सिंधु समाज मुख्यतः शरीर की बनावट के आधार पे 4 भागों में भी बटा था। शरीर की बनावट के आधार पर हम देखें तो सिंधु सभ्यता में 4 प्रकार की निर्जातीय तत्व हमें प्राप्त होते हैं। सिंधु समाज शरीर की बनावट के आधार पर शरीर की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। शरीर की बनावट के आधार पर हम पाते हैं कि सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय, उसके बाद मंगोलायड, उसके बाद प्रोटोस्टेलाइड, उसके बाद अल्पाइन। शरीर की बनावटों के आधार पर देखें तो यहाँ पे 4 प्रकार के प्रजातीय तत्व हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पाते हैं। इसमें कि सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजातियाँ उपस्थित थी। इसी शरीर की बनावट के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का समाज एक बहुलवादी व बहुसांस्कृतिक था। हमने देखा अभी तक कि सिंधु समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था। 4 वर्ग हमने आपको बताया कि एक व्यापारी वर्ग था, एक कामगार वर्ग था, एक योद्धा वर्ग था और एक विद्वान वर्ग था। उसके बाद हमने सिंधु समाज में शरीर की बनावट के आधार पर बताया कि सिंधु समाज में प्रजातीय तत्व के आधार पे 4 भागों में विभाजित था सिंधु समाज। उसमें से सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय की प्रजातियां सबसे ज़्यादा विद्यमान थीं, उसके बाद मंगोलायड और प्रोटोस्टेलाइड, उसके बाद अल्पाइन। इसके बाद हम बताया कि हमने कि सिंधु समाज बहुलवादी और बहुसांस्कृतिक था। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु समाज में मनोरंजन भी होता था। अगला पॉइंट है सिंधु समाज में मनोरंजन के साधन के रूप में हम लोग देखते हैं तो शतरंज व पासे का खेल, शिकार करना, व मछली पकड़ना। मछली पकड़ना प्रसिद्ध थे।
जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि मछली पकड़ना, तो इससे यहाँ पे यह स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु समाज शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी था। सिंधु समाज शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहारी भी था। आगे हम देखते हैं कि हड़प्पाई लोग सौंदर्य प्रसाधन भी करते थे। सौंदर्य प्रसाधन पर भी ध्यान देते थे। सौंदर्य प्रसाधन में हम पाते हैं कि सिंधु सभ्यता से मनका व मृद भांडों में विभिन्न प्रकार की आकृति हमें दिखाई देती हैं। आगे सिंधु समाज की बात करें तो सिंधु समाज में मुख्य रूप से 3 प्रकार के समाधान प्रचलित थे। 3 प्रकार के समाधान प्रचलित थे। पहला है पूर्ण समाधान, दूसरा है आंशिक समाधान, तीसरा है दाह संस्कार। वर्तमान में हम देखें तो पाते हैं कि मुस्लिम समाज में पूर्ण समाधान प्रचलित है। इन लोगों की मान्यता है कि मनुष्य का शरीर मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही मिल जाना है। आंशिक समाधान देखें तो यह मुख्यतः वर्तमान में पारसी धर्म से संबंधित है और पारसियों में मान्यता है कि जीवित रहने के साथ साथ मृत्यु के बाद भी हम मानव सभ्यता को फायदा ही पहुंचाएं। और दाह संस्कार तीसरे में हम देखते हैं कि यह मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता है कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। समाधान में हम बात करें तो हड़प्पा में पाते हैं कि एक ताबूत समाधान प्राप्त हुआ है। ताबूत समाधान का मतलब एक डिब्बे में समाधान को अर्थात शव को बंद करके दफना दिया गया है। क्योंकि ये सिर्फ हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है, अन्य नगरों से हमें नहीं प्राप्त हुआ है, तो इतिहासकारों का मानना है कि ये समाधान मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता का ना होकर दूसरी अन्य सभ्यताओं मुख्यतः मेसोपोटामिया का रहा होगा। क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार वाणिज्य मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था। इसी तरह हम बात करें तो लोथल तथा कालीबंगा से हमें लोथल व कालीबंगा से हमें युगल समाधान मिला है। युगल समाधान मिला है। इस प्रकार हमने सिंधु समाज में देखा कि सिंधु समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, सिंधु समाज में किस प्रकार के मानव रहते थे, व सिंधु समाज में कितने प्रकार के समाधान प्रचलन में थे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से सिंधु
सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।